जाहिर है ये इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा पुराने हैं। पाकिस्तानी मीडिया को पहले बहुत कुछ हाईलाइट करना चाहिए था, जितना हो सका, जिस किस्म का वो दौर था, जिस किस्म की उस वक्त पाबंदियाँ थी। बट आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी आपने बहुत सारी चीज़ें तफसील से बताई हैं। ये नौबत यहाँ तक कैसे आती है कि आप जस्टिस जावेद इकबाल की वीडियो बनाती हैं या फिर ऑडियो उनकी टैपिंग करती हैं, क्यों नौबत आई? आपका उनसे राब्ता हुआ ही क्यों था? कैसे आप दोनों राब्ते में आते हैं? क्योंकि एक अरसे तक जब भी हम तर्जुमान नैब से पूछते थे तो वो आप लोगों को, आपको और आपके मियाँ को एक ब्लैकमेलर ग्रुप कहते थे, फिर कहते थे इनके खिलाफ केस चल रहा है, केस आगे बढ़ रहा है, ये सब जुडिस मामला है। आप उनके राब्ते में आई ही क्यों थी, क्या वजह थी? थैंक यू सो मच शाज़ेब। सबसे पहले तो आपने जो है मुझे मेरी आवाज़ बुलंद की उस टाइम भी जिस वक़्त ये सब मीडिया खामोश था और कोई मेरे बारे में बोल नहीं सकता था। और बाकी मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। सबसे पहले मैं जो हूँ 2017 में उनके ऑफ़िस गई थी मिसिंग पर्सन कमीशन में अपने हस्बैंड की चच्ची की मिसिंग रिपोर्ट करवाने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड थे, उस पर एप्लीकेशन में मेरा भी नंबर था और हस्बैंड का भी था, तो उन्होंने वहाँ से मेरा नंबर लिया और मेरे साथ राब्ते स्टार्ट कर दिए। उसके बाद ये उन्होंने वक्तन फ़वक्तन मुझे बुलाने की कोशिश की, बुलाते रहे, ऑफ़िस में बुलाते रहे और आउट ऑफ ऑफ़िस मतलब अपने किसी प्राइवेट प्लेसेस पे भी बुलाते रहे, लेकिन मैं ऑफ़िस उसके अलावा नहीं गई। ऑफ़िस के अलावा ऑफ़िस उनसे जितनी दफ़ा मुलाकात हुई वहीं पे हुई। और ये वीडियोस बनाने की मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब ये हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने उनको एक्सपोज़ करने के लिए ये वीडियोस बनाई। और क्योंकि एक इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन का हेड बैठे हैं तो ये वहाँ पे बैठ के औरतों के साथ अगर उनके पास कोई साइल जाती है तो उसके साथ क्या करते हैं, इस वजह से मैंने ये सारी वीडियोस बनाई। और जहाँ तक आपका सवाल है नवाज़िश साहब का कि वो हमें ब्लैकमेलर ग्रुप कहते रहे और सब कुछ करते रहे, तो मैं आपको ये बता दूं कि नवाज़िश साहब ने हमारे ही हमें यूज़ करके हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा के एक्सटेंशन भी ली चेयरमैन से। और अगर हम ब्लैकमेलर थे तो ये नवाज़िश साहब झंग में हमारे पास क्यों आए, हमारे पास क्यों बैठे, हमारे मिन्नतें तरले क्यों करते रहे कि आप चेयरमैन से सुलह करें, और इसी चीज़ को बेस बना के उन्होंने अपने आगे एक्सटेंशन ली। अच्छा, ये क्योंकि जो नवाज़िश साहब, मैं अब आपको बता दूं, आप बात कर रही हैं जो तर्जुमान है नैब के, नवाज़िश साहब आप कह रही हैं कि वो आपके पास आए थे और कह रहे थे कि आप चेयरमैन नैब से सुलह कर ले जब ये मामला चल रहा था सारा का सारा। जी शाज़ेब, ये झंग आए थे मेरे पास 2-3 दफ़ा आए थे। एक दफ़ा तो मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड इनसे मिलते रहे हैं। वहाँ पर इनके कोई मुश्तरका दोस्त थे, वहाँ पर इन्होंने बुलवाया था, वहाँ से इनकी मुलाकातें होती रहीं और ये बार बार इसी बात पे इंसिस्ट करते रहे कि आप जो है वो चेयरमैन को एफिडेविट दे दें, उनसे सुलह कर लें, आपके केस ख़त्म करते हैं। अगर मैं ब्लैकमेलर थी, जैसे कि इन्होंने एक वहाँ प्रेस रिलीज़ जारी की थी, इनकी तरफ से जारी हुई थी, तो इनको मेरे पास नहीं आना चाहिए था, मेरे साथ नहीं बैठना चाहिए था। और अगर ये ब्लैकमेलर्स के साथ बैठे हैं, उनके साथ कोशिश करते रहें, सुलह की पेशकश करते रहें, तो आप अंदाज़ा कर लें कि ब्लैकमेलर ये थे या ब्लैकमेलर मैं थी। ब्लैकमेल कर के वीडियो को इन्होंने अपनी एक्सटेंशन ली, तो ब्लैकमेल आप समझ सकते हैं कि कौन था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब जाहिर दो मामला सामने आ रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि आपका जो पहला राब्ता होता है चेयरमैन नैब के साथ, आप तो जो वो बतौर सरबराह मिसिंग पर्सन कमीशन है उसमें आपने कंप्लेन की थी, जिसमें आपका और आपके मियाँ का नंबर भी था। वहाँ से नंबर उठाया चेयरमैन नैब ने और आपको तंग करना शुरू कर दिया, ये आपका मुकदमा है। वो तो ये हमें जब हम राब्ता करते थे तो वो तो कहते थे कि आपके ऊपर नैब का मुकदमा है और आप एक ब्लैकमेलर ग्रुप हैं जिसकी वजह से नैब की कार्रवाई आपके और आपके मियाँ के खिलाफ हो रही है। तो अगर आपका राब्ता मिसिंग पर्सन कमीशन की हैसियत से हुआ था तो आपका नैब में केस कैसे बन गया? सर, नैब में मैं सबसे पहले कंप्लेन लेके गई थी। एक मॉडल टाउन चुन्योट सोसाइटी की मेरे हस्बैंड ने फाइल्स परचेज़ की, जो बाद में पता चला कि वो बोगस थी। उसकी कंप्लेन हमने, और भी मेरे साथ काफ़ी सारे फैक्ट्रीज थे, हमने कंप्लेन फॉरवर्ड की नैब में। वो इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में गई, वहाँ से जो है वो हमें कुली कचहरी में भी हम पेश हुए, जो कुली कचहरी स्टार्ट में होती थी नैब में। और लेकिन मेरे ऊपर ये केस कैसे बन गया मुझे पता नहीं चला, उल्टा मैं मुद्दई थी और मुझे मुल्जिम बना दिया गया। और ये केस मेरे ऊपर अचानक से बना, मुझे कोई कॉल अप नोटिस नहीं भेजे गए जो कि SOP है नैब की, और इंक्वायरी नहीं हुई, मुझे कोई पता नहीं कि मेरे खिलाफ ये तब केस बना जब मेरी चेयरमैन नैब से लड़ाई हुई। और मैंने उनसे कहा कि आप जो करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें पता नहीं मैं एक ताकतवर सीट पे बैठा हूँ और मेरे पास बहुत ताकत है, तो मैंने इनकार कर दिया था।
उसके बाद रातों रात सारा मामला कैसे हुआ मुझे कुछ पता नहीं। 15 तारीख को अरेस्ट हो गई और 15 ही तारीख के वारंट इशू हुए थे, 15 ही तारीख को साइन हुए। इतनी जल्दबाजी में सब कुछ कैसे हुआ सर, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, ये नैब जवाब देगी। मगर ये नौबत क्यों आई कि उन्हें ये कहना पड़ा आपसे कि मैं बहुत ताकतवर शख्स हूँ, बहुत ताकतवर कुर्सी पर बैठा हूँ, और फिर आपकी गिरफ्तारी हो गई और आपका मुकदमा बन गया? ये नौबत क्यों आई? ये ताल्लुकात क्यों ख़राब इस नहज पर पहुँचे आपके उनके साथ? शाहज़ेब उन्होंने मुझे कॉल्स और वीडियो, वो कॉल्स का और बुलाने का सिलसिला जब जारी रखा तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, अगर आप हैरेसमेंट से बाज नहीं आएंगे या मुझे तंग करते रहेंगे, मुझे इस तरह डिफरेंट प्लेसेस पे बुलाते रहेंगे, क्योंकि मैं ऑफ़िस के अलावा और कहीं नहीं आ सकती, वो भी अपने केस के सिलसिले में अगर कोई काम है तो मुझे ऑफ़िस से कॉल आएगी तो मैं आऊँगी। उन्होंने कहा कि नहीं, उनका कोई DHM में फ्लैट था, वहाँ मुझे बुलाना चाह रहे थे। तब मेरी इनसे लड़ाई हुई, मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानती मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि आप जो करना चाहें कर लें। तो नेक्स्ट डे मेरे साथ ये हो गया। और फिर आपकी और आपके जो मियाँ की गिरफ्तारी है उसके दौरान क्या हुआ? आप लोगों को क्या कहा गया? क्या हुआ? केस के मामला क्या हुए आपके खिलाफ जो था? शाहज़ेब अगर मेरे खिलाफ कोई केस था तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। सबसे पहले जब मुझे ये अरेस्ट करके लेके गए हैं, यहाँ से इन्होंने कोई ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया और मेरे केस में जगह जगह पे इलीगैलिटीज़ हैं, जगह जगह पे, जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन ये कोर्ट्स में भी बताती रही हूँ और मीडिया पे भी बताने की कोशिश करती रही हूँ। मुझे ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया गया सबसे पहले। उसके बाद जब ये सुबह 15 की रात मुझे अरेस्ट करते हैं, 16 तारीख की शाम को जाके इन्होंने मुझे कोर्ट में पेश किया तो जज ने वो फाइल उठा के जो मेरे आईओ थे उनके मुंह पे मारी और कहा कि आपको शर्म नहीं आई, आप इस किस केस में इस लेडी को उठा के लाए हैं, इनका कोई केस है नहीं। मुझे उन्होंने रिमांड लेने की बहुत कोशिश की, जज ने मेरा रिमांड रिफ्यूज़ किया, मुझे जुडिशल किया। मेरे साथ जो भी बदतमीज़ी इन्होंने नैब ऑफिस में की वो एक अलग कहानी है जो कि आज मैंने PSC में भी सारी बताई है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती रही, 50 डेज़ का रिमांड मेरे हस्बैंड ने काटा और उस रिमांड में कुछ भी नहीं पूछा गया, सिर्फ मेरी वीडियोस दिखाई गई, उनको मेंटल टॉर्चर किया गया, उनको करंट लगाए गए, उनके लिए करंट गन जो है वो स्पेशल खरीदी गई थी जिसके भी मेरे पास सबूत हैं और वो मैं कमेटी में इंशाल्लाह दूंगी। और उसके बाद आईओ यहाँ तक भी उन्होंने बस नहीं किया, जो मेरे आईओ थे इमरान डोगर, वो जेल में भी आके मुझे हरासा करते रहे और इस पूरे ड्यूरिंग में चेयरमैन नैब मेरे साथ राब्ते में रहे। मैं जब भी जेल से बाहर आई कोर्ट में तो इन्होंने मुझे कॉल की, मेरे साथ रब्ता किया और मुझे यही तसल्लियाँ देते रहे कि आप परेशान ना हों, ये केस ख़त्म हो जाएगा, मैं गलत फहमी की बुनियाद पे आपको उठा लिया। इवन मेरी मदर को इन्होंने ऑफिस में बुलाया और उनसे भी माफ़ी मांगी कि इंशाल्लाह तैयबा जो हैं वो बाहर आ जाएंगी और मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, एक गलत केस उन पे बने। तो जब ये सारी माजरत कर रहे थे तो उसके साथ क्या उनकी तरफ से कुछ मुतालबा भी किया जा रहा था कि अगर ऑडियो वीडियो है या ऐसा कोई मामला है तो उसको डिलीट कर दिया जाए और बात ख़त्म की जाए? ये क्या हो रहा था उस वक्त? शाहज़ेब ये वीडियो ऑडियो अगर मैं किसी को देना चाहती तो मैं दे सकती थी, मैं आउट करने का मेरा दिल होता तो मैं आउट भी कर सकती थी। जब मुझे पकड़ा गया ये वीडियो ऑडियो मेरे घर वालों के पास थी, मैं उस वक़्त भी दे सकती थी, मैंने ये कहीं पे सेव की थी लेकिन मैंने नहीं दी। मुझे DG नैब ने ये भी ऑफ़र की मेरे हस्बैंड को कि आप चेयरमैन नैब के अगेंस्ट बैठ के हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें ये वीडियोज़ ऑन एयर करते हैं। उस वक़्त भी मेरे हस्बैंड ने ये वीडियो आउट नहीं की। ये वीडियोस मैंने सिटीज़न पोर्टल में जाके दी, वो भी तंग आके हैरेसमेंट से और FIR से मैंने ये वहाँ पे दी कि शायद मुझे यहाँ पे इंसाफ मिलेगा और मेरे साथ रब्ता भी किया गया और मुझे खुशी हुई कि शायद मुझे अब इंसाफ मिल जाए, लेकिन उसका भी नतीजा आपके सामने है। मैं ये पोर्टल वाली बात पर आता हूँ, बट आपको ये किस DG नैब ने कहा कि आपके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये वीडियोज़ दिखाते हैं आवाम को? शाहज़ेब DG शहजाद सलीम ने, उन्होंने कहा कि आप चेयरमैन के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जिस वक्त मेरे हस्बैंड रिमांड पे उनके पास थे, 50 डेज़ का रिमांड था उनका, तो उस ड्यूरिंग में उन्होंने उनको ऑफ़र की थी। मगर आपने तो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उन पर बदसलूकी का बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया है और जो ज़ाहिर है वो इल्ज़ामात हैं वो बहुत ही ज़्यादती वाले इल्ज़ामात हैं जो आपकी तरफ से लगाए गए हैं कि आपके साथ हुआ। तो वो एट द सेम टाइम आपको ये भी कह रहे थे कि मेरे साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जब मैं जो फर्स्ट डे में गई थी उस वक़्त उन्होंने सारी बातें की मेरे साथ, ये सारी हरकतें की जो मैंने आज PSC में भी बताई। इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, कोई लेडी इनके पास नहीं थी जो मेरा इन्वेस्टिगेट करती, वहाँ पे सारे मेल थे, उनके सामने मेरा दुपट्टा खींचा गया, मुझे बरहना किया गया
और मेरी वीडियो बनाई गई, जो वीडियो बाद में बनाते रहे, मेरे हस्बैंड को दिखाते रहे। ये वीडियो वाली बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात उन्होंने डायरेक्ट मेरे से नहीं, मेरे हस्बैंड से की थी। वो बाद में की थी जब मैं जेल चली गई थी और वो उनके पास रिमांड पे थे। उस वक्त उनको ये ऑफ़र दी गई कि हम आपका केस भी ख़त्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये वीडियोज़ जो हैं वो ऑन एयर करें।